Lecture number third, macroeconomics. In previous lecture, we have already discussed some about macroeconomics, but today we are going to discuss here in broad. तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ब्रीफ में बताया था। तो चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर मॉडल। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, चलिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है हम चीज़ों को बड़े लेवल पे देखते हैं, यानी कि बड़े एरिया में हम चीज़ों को देखते हैं, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर वी, एक सेकेंड मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक दिन आप देखेंगे, टिल नाउ वी हैव स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर वी टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल फॉर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था माइक्रो, वहाँ पे छोटे लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइक्रो यानी कि बड़े लेवल पर हम चीज़ों को देखेंगे, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अध्ययन करती है किसी देश के बारे में या बड़ी इकोनॉमी के बारे में, यूएसए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एक्सेट्रा। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर है, हम मानते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ का जो जन्म था वो 1723 को हुआ था, एडम स्मिथ का जन्म। और ही वाज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पायनियरिंग द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इनको जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का श्रेय दिया जाता है, यानी कि ये जो पुरानी इकोनॉमिक्स थी, वो जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, उस पे जो बेस पकड़ थी वो इन्हीं की थी, जिनका नाम था एडम स्मिथ। इनको हम जो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, यानी कि इनको जो है जो आधुनिक हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसका जो फाउंडर है वो भी एडम स्मिथ को ही माना जाता है। इनका जन्म 1723 में हुआ था। इन्होंने जो है सबसे अच्छी जो थाट इन्होंने दिया था लेसेस फेयर स्कूल। अब ये था क्या? इन्होंने कहा था कि जो है इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो ये बुक आप याद रखना, कई बार पूछा जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इन्होंने जो है जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया था। जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इन्होंने एक बुक लिखी थी। और इनका एडम स्मिथ का यदि बात करी जाए तो ये लेसेस फेयर की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में इंटरफियर ना करे, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के समर्थक हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत कम से कम इंटरवेंशन करती है मार्केट में, यानी कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करती है और मार्केट अपने हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड के खेल पे चलती रहती है। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के समर्थक थे, जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है कहा था कि गवर्नमेंट को जो है कम से कम रोल प्ले करना चाहिए किसी इकोनॉमी में। सरकार को जो है कम से कम रुपये से लेना देना रखना चाहिए। वो सिर्फ क्या काम करे? देश के बॉर्डर को सुरक्षित करना, सिविल लॉ को इन्फोर्स करना और पब्लिक काम में जो है मदद करनी चाहिए सरकारों को, ना कि उनका काम है कि किसी भी इकोनॉमी एक्टिविटी में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। लेकिन ये जो इनकी बनाई हुई फ्री मार्केट इकोनॉमी की अप्रोच थी, ये बहुत अच्छे से चलती रही। लेकिन सन आया 1929। ये वही 1929 है जब दुनिया में जो है सिक्कों का प्रचलन जो है कम किया गया था। 1929 आया, एक ग्रेट डिप्रेशन आई, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इसको आप कई बार सुने होंगे। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 क्या थी? पूरी दुनिया में बहुत कस के क्राइसिस आई, यानी कि पूरी दुनिया में जो है पैसे की बहुत किल्लत आई 1929 में। और जो इनकी अप्रोच थी फ्री मार्केट इकोनॉमी की, वो धरी की धरी रह गई। यानी कि जो डिप्रेशन थी ये किस लिए आई थी? क्योंकि यहाँ पे जो था, देखिए कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा कि कितने इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। इनका कहना था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन इससे हुआ क्या? अमीर अमीर होते चले गए, गरीब गरीब होते चले गए, और दुनिया में जो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या होता है? जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और जो है महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसको हम डबल
तरीके से मान सकते हैं। इसको हम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कहते हैं। ये आगे लेक्चर में पता चलेगा जब इन्फ्लेशन वाला पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप मोटा मोटा इतना ही मान लो। तो 1929 में जो है यानी कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसके बाद जो है जितने भी ये इनकी जो अप्रोच थी फ्री मार्केट इकोनॉमी की वो इसी की तैसी हो गई। और फिर जो है एक नया थॉट आया इकोनॉमी की दुनिया में, जिसको जो है दिया था कीन्स ने। ये कीन्स एक नए इकोनॉमिस्ट है जिनका पूरा नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने जो है एक नई अप्रोच दी और इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो है हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन जो है मार्केट में होना चाहिए। इन्होंने एडवोकेट किया किसको, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमिक अफेयर में हस्तक्षेप करना चाहिए, तभी जो है कोई भी देश की इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगी। ये कहा था किसने, कीन्स ने। कब कहा था, जब 1929 में दुनिया की सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। दुनिया में कितने इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? तो दुनिया में कितने इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं उससे पहले आपको समझना पड़ेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था LLCE बारे में। LLCE क्या था? LLCE दरअसल यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। देखिए, कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला लैंड, लैंड मतलब ज़मीन। और ज़मीन जब आपको लैंड यानी कि लैंड आपको, जब आप लैंड लोगे तो आपको देना क्या पड़ेगा, रेंट यानी कि किराया। दूसरी चीज़ क्या है, लेबर। तो लेबर जब आप रखोगे तो उनको देना पड़ेगा वेज। वेज का मतलब लेबर को जो है हमें वेज देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पारिश्रमिक। ठीक है। और तीसरा है कैपिटल। कैपिटल जो है, कैपिटल को कहते हैं पूंजी। अब देखिए, कोई भी धंधा अगर स्टार्ट करोगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा लैंड। लैंड जब हम लेंगे तो हमें देना पड़ेगा रेंट। दूसरा हमें चाहिए है लेबर। लेबर जब रखोगे तो देना पड़ेगा वेज। तीसरा है कैपिटल, यानी कुछ पूंजी भी तो चाहिए, इसे थोड़ी ना धंधा स्टार्ट हो जाएगा। और जब कैपिटल हम लेंगे तो हमें देना पड़ेगा ब्याज, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, मतलब जो ये रिस्क लेगा तो वो उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जैसे उद्यमी। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है प्रॉफिट वही सबसे ज़्यादा कमाएगा, सीधी सी बात है। जो रिस्क लेगा वही प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा। तो हमें कोई 4 चीज़ें मिला करके हम जो है कोई भी धंधा अपना खड़ा कर सकते हैं। इसी को हम LLCE के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यही होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए यही हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, LLCE यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम की यदि बात की जाए तो दुनिया में जो है कई तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 4 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम की बात करने वाले हैं। मेजरली आप सभी बुकों में यही पढ़ोगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जाए तो दुनिया में 4 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है। सबके कुछ अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है। तो पहला इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, पूंजीवादी इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें होता क्या है, इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर ओन एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी इन अकॉर्ड विद देयर इंटरेस्ट, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें जो है जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के खेल के हिसाब से अपना प्रोडक्शन का जो सप्लाई है और डिमांड है उसको मैनेज करते रहते हैं। यानी कि ये फुल्ली इसमें जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करती है। गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वो कम से कम रहता है और प्राइवेट प्लेयर जो है अपना खेल खेलते रहते हैं। यहाँ पे जो है इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम इज़ वेरी मिनिमल, यानी कि कम से कम होता है। इसके एग्जाम्पल लें तो अमेरिका, इंग्लैंड, UK। ठीक है। तो ये सारे जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन इसके फ़ायदे देख लेते हैं और इसके नुकसान भी देख लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जो है इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है तो अधिक से अधिक पैसा कमा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं तो जितना पैसा चाहो उतना छाप लो। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो मोर चॉइसेस आर अवेलेबल विद द इंडिविजुअल बिकॉज फर्म प्रोड्यूसर्स फॉर द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे जो है फ़ायदा ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि आपका जो मन पाया वो चीज़ आप प्रोडक्शन करने लगे। जबकि अदर इकोनॉमिक सिस्टम में क्या देखोगे आप, वो आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपकी जो मन आया वो आप यहाँ पे प्रोडक्शन करना चालू कर दोगे, ये इसका फ़ायदा है। और इसका फ़ायदा क्या है, ड्यू टू हाई कंपटीशन इन द मार्केट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज टेक प्लेस। यहाँ पे जो है हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई धंधा करना चाहता है, इसलिए जो यहाँ पे जो है हाई कंपटीशन रहता है। और जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो सीधी सी बात है जो चीज़ों के प्राइस हैं वो बैलेंस रहेंगे,
क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है तो फिर प्राइस भी हर कोई चाहता है कि हमारी चीज़ खरीदे। और इससे जो है उपयोगिता, यानी कि जितने भी उस देश के रिसोर्सेस हैं, कोई भी देश अमीर कैसे बनता है, उसके पास जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज जो कर पाता हो। अगर कोई देश के पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहा है तो बेकार है ना। तो जब यहाँ पे हर कोई पैसे ही कमाने पे उतारू है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस देश के कंट्री के रिसोर्सेज जो है यूज होंगे अच्छे तरीके से। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फ़ायदे हैं। तो जब फ़ायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान इसका ये है कि यहाँ पे जो है हर कोई पैसा कमाना चाहता है, इससे जो गरीब जनता है वो यहाँ पे मरती ही चली जाती है। यानी कि उसका नुकसान, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है, जिससे इनइक्वलिटी बढ़ती है। और यहाँ पे चूँकि हर कोई बिजनेस करना चाहता है इसलिए वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। और यहाँ पे जो है वेलफेयर के कोई काम नहीं होते हैं, यानी कि पैसे से पैसे बात होती है। ठीक है, तो ये हो गई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब बात कर लेते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा कि आपने कई बार सुना ही होगा, चाइना, क्यूबा, तो ये देश जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी पे काम करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, इसमें जो है सोशलिज्म इसको कहा जाता है। सोशलिस्ट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि आप क्या प्रोडक्शन करोगे, कैसे बेचोगे, कैसे क्या करोगे, इसमें जो डिसीजन लेने का काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। यानी कि पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही इकोनॉमी को चलाया जाता है। क्या प्रोडक्शन करोगे, ये डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो गुड्स या जो भी चीज़ें होती हैं उस पे जो ऑनरशिप है वो पब्लिक की ऑनरशिप होती है। यानी कि यहाँ पे सबका अधिकार होता है कोई भी चीज़ पर, और सबको जो है खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर क्या हैं, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिसीजन लेती है और कोई पब्लिक प्राइवेट जो है व्यक्ति वो यहाँ पे ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकता है। गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वही आपको करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करवाएगी वही आपको करना पड़ेगा। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना क्या क्या प्रोडक्ट बेचा जाएगा। तो ये होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के आप फायदे देख लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो है सिंस द प्लानिंग इज डन सेंट्रली इन सच इकोनॉमी लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सों का, क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट उसका यूटिलाइजेशन करवाती है। व्हेन द रिसोर्सेज आर इक्वली स्प्रेड, यहाँ पे जो है रिसोर्सेज जो है एक देश के बहुत इक्वल स्प्रेड किए जाते हैं, यानी कि सबको जो है ये देखा जाता है कि सबको जो है चीज़ें बराबर रूप से मिलती रहें, कोई ऐसा ना हो या कई व्यक्ति ज़्यादा ले जाए। लेबरर्स आर प्रोन टू लेस एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे लेबरों का जो है एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण बहुत कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो देखती रहती है। अब इसके डिसएडवांटेज भी है। कंज्यूमर हैज़ लेस चॉइस इन सच इकोनॉमीज बिकॉज द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट विल बी प्रोड्यूस। कंज्यूमर के डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान इसके ये हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट ही हर चीज़ को डिसाइड करेगी, आप खाना कब खाओगे, कब क्या करोगे वगैरह। हालांकि इतना नहीं होता है। टू मच ऑफ रिजिडिटी, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक सिस्टम में रिजिडिटी ज़्यादा होती है। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि कठोर ये ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम होता है। लेस डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक तरीके से तानाशाही होती है कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं होती है, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है चाइना और क्यूबा। इतना बताने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी में फ़र्क क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये है कि आदमी जो है जो कमाएगा वो खाएगा, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, कमाओ या ना कमाओ लेकिन खाना तो तुम्हें सरकार देगी ही देगी। इससे कोई क्यों काम करना चाहेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो ये इसका फायदा, ये इसका नुकसान है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कमाएगा वो खाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अपने फ़ायदे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फिलहाल हम तीसरे इकोनॉमी सिस्टम की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो है मिक्स इकोनॉमी अपनाई जाती है, यानी कि कैपिटलिज्म भी यहाँ पे है, सोशलिज्म भी है। यानी कि यहाँ पे कुछ काम जो है गवर्नमेंट करती है, कुछ काम जनता खुद से, मतलब कैपिटलिस्ट दोनों तरीके की प्रकृति यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कैपिटलिस्ट वाले यदि काम देख लो तो हर कोई जो है अपना धंधा खोल सकता है, हर काम कर सकता है, तो ये कैपिटलिस्ट वाले काम है जिसे हर कोई बिजनेस यहाँ पे इंडिया में कर सकता है। सोशलिस्ट वाले काम कैसे हो गए, जैसे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है
राशन देती है, तो ये सोशलिस्ट वाले काम हो गए। तो इंडिया जैसे देश में यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी अपनाई जाती है। मिक्स इकोनॉमी के फायदे हैं, मिक्स इकोनॉमी के नुकसान है। बिकॉज ऑलवेज इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट प्लेयर प्लेज सस्टेन इफिशिएंटली। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम रहता है, इससे प्राइवेट सेक्टर जो है अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों वर्क जो है साइमल्टेनियसली अच्छे से कर पाते हैं, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है अच्छे से अपना यूटिलाइजेशन यानी कि रिसोर्सेज का करते रहते हैं। अब क्या डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है, because the planning does not take place at the central level like in socialism, sometimes it lead to insufficient planning। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है प्लानिंग जो है प्राइवेट सेक्टर करता है, बहुत कम जो है गवर्नमेंट करती है, इसलिए जो है ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो है प्लानिंग गड़बड़ हो जाए प्राइवेट लोगों की। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि इसको कोई ज़्यादा डिसएडवांटेज है नहीं, कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। और इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे करप्शन और भ्रष्टाचार यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो इसका एग्जांपल आप इंडिया देख सकते हो। इंडिया मिक्स इकोनॉमी में आती है। अब है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी का बेहतरीन एग्जांपल जो है आप देख सकते हो रसिया वगैरह। अब कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या, कम्युनिस्ट और सोशलिज्म में थोड़ा ही सा फर्क होता है। चाइना और रसिया वगैरह आप कम्युनिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत मान सकते हो। कम्युनिस्ट जो है और कुछ नहीं है, ये दरअसल एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म का। अब इसमें क्या होता है कम्युनिस्ट में जो है मतलब कट्टर एकदम तरीके से समझ लीजिए, सरकार जो है डिसीजन लेती है। मतलब सोशलिज्म में जो है थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है पूरा ही एकदम प्रभाव रखती है अपना, इसलिए जो इसको कम्युनिस्ट कहते हैं। यानी कि सोशलिज्म से थोड़ा और लेवल ऊपर चला जाए सरकार का डिसीजन लेने का, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट। यानी कि हर डिसीजन छोटा से छोटा लेकर के गवर्नमेंट लेगी, तो इसको कहते हैं कम्युनिस्ट। और इसको तानाशाही वगैरह भी कहते हैं, डिक्टेटरशिप। अब हम इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। तो कम्युनिस्ट के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान है। तो कम्युनिस्ट के फ़ायदे देख लो। कम्युनिस्ट के फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पे जो है हर कोई को रोटी पानी सब मिलता रहता है, काम करो चाहे ना करो। तो ये कम्युनिस्ट का फ़ायदा है। और लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कम्युनिस्ट में होता क्या है कि देखो एक तरीके से तानाशाही है। तानाशाही कब चलेगी? जब लोगों को तकलीफ ना हो। तो लोगों को तकलीफ कब नहीं होगी? जब उनको नौकरी मिले। जब नौकरी उनको कायदे में मिलेगी तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, और सरकारें नौकरी देती रहती हैं ताकि जनता भड़के ना। डिक्टेटरशिप तभी चल पाएगी। फिर because most of the people get more or less income, less inequality exist in the economy। यहाँ पे जो है हर कोई पैसा कमाता है, चाहे भले कम मिले या ज़्यादा मिले, तो इससे सोशल इनइक्वालिटी कम रहती है। अब इसके कुछ नुकसान देख लेते हैं कम्युनिस्ट के। सिंस एवरीवन गेट्स मोर और लेस इक्वल पे, देयर इज़ नो इंसेंटिव टू वर्क हार्डर। देखिए वहाँ पे वही चीज़ बताएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है जब रोटी मिलनी है तो काहे काम करे। तो इसलिए जो है कम्युनिस्ट वाले कामचोर टाइप के हो जाते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज है कम्युनिस्ट इकोनॉमी का। लेस कंपटीशन इन द मार्केट गिव्स लेस रूम टू इनोवेशन। और यहाँ पे जो है जब हर चीज़ का डिसीजन गवर्नमेंट ही लेगी तो आदमी अपना दिमाग क्यों यूज करेगा, और जब अपना दिमाग नहीं यूज करेगा तो कुछ नया इन्वेंट ही नहीं कर पाएगा। तो ये नुकसान है कम्युनिस्ट इकोनॉमी का। तो मैंने चारों इकोनॉमिक सिस्टम को एक एक करके डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आपके सामने लगा है कि एक कंट्री को अमीर कौन बनाता है, एक कंट्री कब अमीर और गरीब होती है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए एक कंट्री जो है अमीर और गरीब कैसे मानी जाती है। एक कंट्री के पास होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन जिस देश के पास ज़्यादा है, सीधी सी बात है, वो पैसे ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा छापेगा, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है। मान लो तुम्हारे पास पेट्रोल डीजल मार कच्चा तेल, जैसे इराक सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्री जितने हैं सब उनके पास तेल ज़्यादा है, तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है। लेकिन क्या नेचुरल रिसोर्सेज ही एक कंट्री को जो है पावरफुल बनाते हैं? ऐसा नहीं है। मान लो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो ज़्यादा है लेकिन आप उसका यूज कर ही नहीं पा रहे हो, आपके पास अकल नाम की चीज़ है ही नहीं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को उपयोग कर पाओ। तो फिर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का हुए कोई फ़ायदा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज जब आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा क्या है? तो नेचुरल रिसोर्सेज को यदि आप बढ़िया यूटिलाइज करोगे तभी आप जो है रिच कंट्री कहे जाओगे।
तो एक देश को जो है पावरफुल बनाते हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेज, और उससे ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक देश को पावरफुल क्या बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज देखो पहली चीज़ हो गई, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो एक कंट्री के पावरफुल बनने में योगदान देती हैं। जैसे पहला हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब पूरे नक्शे में वो देश कहाँ पे है। अब ऐसा ना हो कि आप जो है अंटार्कटिका क्षेत्र में पड़े हुए हो और नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप अमीर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी ज्योग्राफी भी मैटर करती है कि आप ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड में कहाँ पे लटके हुए हो। दूसरी, आपकी इतिहास क्या है, हिस्ट्री आपकी क्या है, ठीक है। और पॉलिटिक्स आपकी यहाँ पर राजनीति किस तरीके की होती है ना। और चौथी चीज़, आपकी पावर कितनी है, आपके पास कितने अस्त्र शस्त्र वेपन है, ठीक है। तो ये एक देश को अमीर या गरीब बनाते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए कोई भी प्रोडक्शन होता है उसको 3 फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल होता है यानी कि कच्चा माल, फिर वो प्रोसेस में जाता है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस होता रहता है, यानी कि जब तक वो बन रहा है तो उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर जब वो रेडी हो जाता है बन बना करके मटेरियल, तब उसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। गुड्स मतलब वस्तुएं, ठीक है, चीज़ें। तो जब सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ, कच्चा माल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि आप जो है प्रोसेस में है, बन रहा है, फिनिश्ड गुड्स यानी कि आप फाइनल बन के रेडी है प्रोडक्ट ले जाइए, तो इसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरे होते हैं फाइनल गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं जरूरी थोड़ी ना कि जो फिनिश गुड हो चुका है वो फाइनल यूज करने के लिए ही उपयोग होगा, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए जैसे 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 मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए साबुन है, सोप है, अब उसको जो है वो फाइनल कंपनी से निकल कर आया तो वो फिनिश तो हो गया, पैसा तो है ना कि कंपनी वाले सीधे यूज करवा देंगे, पहले उसकी डिलीवरी होगी उधर उधर, फिर उसको थोक में बेचा जाएगा, तब जाके कहीं कहीं पे उपयोग होगा, और हो सकता है साबुन का कहीं अदर जगह पे उपयोग हो जा करके, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है काफ़ी प्रोसेस होते हैं, तो इसको समझिएगा पहले। तो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अभी बन रहा है कच्चे माल से, फिनिश्ड गुड्स यानी कि फाइनल हो गया, रेडी हो गया। अब फिनिश्ड गुड्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो है फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड जनरेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 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 मान लीजिए साल्ट है, जैसे मान लीजिए नमक है, साल्ट, तो साल्ट मान लीजिए फिनिश्ड गुड्स थी, साल्ट जो था, नमक था, वो फिनिश्ड गुड्स थी, फिर वो इंटरमीडिएट गुड भी बन गई। कैसे बन गई, क्योंकि साल्ट जो है डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जाता है, हो सकता है साल्ट को, नमक को कहीं किसी सब्जी में प्रयोग किया जा रहा हो, या नमक को साबुन में प्रयोग किया जा रहा हो, या नमक को कहीं पे प्रयोग किया जा रहा हो। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका उपयोग फाइनल गुड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, और ये फाइनल गुड्स से ही निकलती हैं, समझ गए। फिर फाइनल गुड्स क्या होती हैं, पहले फिनिश्ड गुड्स को बांटा गया 2 श्रेणी में, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि वो गुड्स जिनका प्रयोग फाइनल बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और फाइनल गुड्स क्या होती हैं, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो वाकई में फाइनल हो चुकी हैं। फाइनल गुड्स आर वो गुड्स होती हैं जो एकदम रेडी हैं यूज होने के लिए, फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स जो है वो भी 2 तरीके की होती हैं, पहली होती है कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स के अंतर्गत कंजम्पशन गुड का मतलब है ऐसी फाइनल गुड जो कंजम्पशन के लिए प्रयोग की जाएगी, यानी कि खाने पीने के लिए या उपयोग की जाएगी। और जो फाइनल गुड होती है वो कैपिटल गुड होती है। कैपिटल गुड मतलब उसका हो सकता है जो कैपिटल गुड है उसका जो प्रयोग है वो हो सकता है अधिक पैसे और भविष्य में पैसे कमाने के लिए प्रयोग किया जाए, उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसका प्रयोग जो है भविष्य में फिर प्रोडक्शन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनली कंजम्पशन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो फ्लो प्रोडक्शन होता है वो 3 फेजेस में होता है। रॉ मटेरियल से बनता है, प्रोसेस में जाता है
जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिनिश्ड गुड हो जाता है, यानी कि फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स जो है वो दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिनका प्रयोग जो है फाइनल गुड बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, उनको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और दूसरे होते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है कंजम्पशन गुड्स, यानी कि जिसका प्रयोग कंजम्पशन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, खाने के लिए, पीने के लिए। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका प्रयोग फाइनल है तो फाइनल, लेकिन भविष्य में एक और प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए हम उसको कहते हैं कैपिटल गुड्स। काफ़ी टिपिकल और डिफिकल्ट हो रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक और रह गया, उसको हम यहाँ पे फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर मॉडल। सेक्टर मॉडल क्या है? अब जैसे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे दो लोग जो है मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जिसमें पहला हो गया हाउस होल्ड और दूसरा हो गया फर्म। अब ये हाउस होल्ड क्या होता है, जैसे आम जनता हो गई। फर्म क्या होता है, जो बिजनेस हो गया। तो जहाँ पे बिजनेस फर्म्स हो और हाउस होल्ड हो, हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड पैसे खर्च करता है, किस पे खर्च करता है, बिजनेस के लिए। जैसे बिजनेस मान लो कुछ बना रहा है और हाउस होल्ड उसको खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, तो फर्म और हाउस होल्ड के बीच के रिलेशन को जो है हम टू सेक्टर मॉडल में रखते हैं। अब है थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होता है, थ्री सेक्टर मॉडल में जो है फाइनेंशियल मार्केट आ जाती है और हाउस होल्ड तो रहता ही है, यहाँ पे जो है फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाती है। फाइनेंशियल मार्केट और बिजनेस रहता ही है। हाउस होल्ड, पहले देखो हाउस होल्ड बिजनेस था, अब यहाँ पे कौन आ गया, फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि बैंक यहाँ पे बीच में और आ गई। तो इसको हम कहते हैं थ्री सेक्टर मॉडल। अब होता क्या है कि जो है जनता अपना पैसा जमा करती है फाइनेंशियल मार्केट में, यानी कि बैंक में, और जब बैंक में पैसा जमा करती है तो बिजनेस उधर से पैसा मांग लेता है, किस पे, इंटरेस्ट पे। और जब बैंक को ब्याज मिलता है तो वही ब्याज जो है हाउस होल्ड को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सर्कल फ्लो ऑफ मनी, यानी कि इनकम का जो फ्लो है वो किसी इकोनॉमी में होता रहता है। तो थ्री सेक्टर मॉडल में आपने क्या समझा, हाउस होल्ड, बैंक और बिजनेस फर्म, इनके बीच ट्रांजैक्शन होता है। अब समझ लेते हैं फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में जो है यहाँ पे जो है चार लोग हो गए। अभी तक आपने टू सेक्टर मॉडल में समझा था हाउस होल्ड और फर्म। थ्री सेक्टर मॉडल में आपने समझा हाउस होल्ड, फर्म, और उसके बाद आपने समझा था कैपिटल मार्केट, जिसको हम बैंक बोल रहे थे। अब यहाँ पे फोर सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी आ गई। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बैंक से पैसा लेगी, या बैंक कभी गवर्नमेंट से पैसा लेगी, या हाउस होल्ड कभी गवर्नमेंट को पैसा देंगे, कभी गवर्नमेंट हाउस होल्ड को पैसा देगी। तो इन चारों के बीच में कई तरीके से यहाँ पे सारा कुछ दे भी रखा है। इनके बीच जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, इनकम बना रहता है। ठीक है, तो फोर सेक्टर मॉडल कुछ इस तरीके से होता है, ये आपने देखा इस तरीके से, इसको हम कहते हैं फोर सेक्टर मॉडल। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइव सेक्टर मॉडल। अब फाइव सेक्टर मॉडल क्या होता है फाइव सेक्टर मॉडल में जो है यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि अभी तक आपने फोर सेक्टर मॉडल में देखा कि गवर्नमेंट थी, कैपिटल मार्केट थी, कैपिटल मार्केट को बैंक कह रहे हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट को बैंक मान के रखिए। हाउस होल्ड, फर्म, कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट ये था फोर सेक्टर मॉडल। फाइव सेक्टर मॉडल में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जुड़ जाता है और हो जाता है ये फाइव सेक्टर मॉडल। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और ये जितने भी जहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे।